लिखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डे, डेप्रिसिएशन डे 5 हेडिंग डालो मशीन डिस्पोजल अकाउंट। आज का टॉपिक यही है, एवरी डे नया नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज मशीन डिस्पोजल, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। नेक्स्ट क्लास का सुनो, डे 7 में चैप्टर खत्म होगा। आज 5 है, कल एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, चेंज इन मेथड, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। नॉर्मली एग्जाम में तुम्हारा आता है, मतलब प्रेजेंट से पास्ट में जाना पड़ता है, वो मेथड ज्यादा आता है तुम्हारा, रेट्रोस्पेक्टिव। फिर डे 7 में कुछ नया क्वेश्चन करा दूंगा। तो तुम्हारा आज का क्लास लेकर के 3 क्लास में डेप्रिसिएशन खत्म। अभी आज कितना दिन, वेडनेसडे है ना, तो वेट थर्सडे फ्राइडे तक खत्म। सैटरडे अपना, नहीं फ्राइडे तक खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं टानेंगे, क्योंकि अपने को फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तो करना है। तो पहले एक बार फटाफट अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेंगे, और फिर एक बार प्रैक्टिस वाला फिर चालू करेंगे, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब पे क्लास देते हैं भाई, टेंशन मत लो। जितना भी क्लासेस हुआ है, एक मिनट मेरे को बोलने दो, जितना भी क्लासेस हुआ है सबका कमेंट बॉक्स में मैं नया पीडीएफ जो बना रहा हूँ उसका मैं लिंक, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल के उसको पिन कर दूंगा। तुम लोग लिंक पे क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्रमोशन हो गया ना। हाँ बोल, क्या बोल रहा था। जर्नल तो सुन ना बाबू, सेम 2 सेम 3 तक ना जर्नल ऑनर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। मेन कॉन्सेप्ट है तुम्हारा सेम 4 से चालू होगा। पेपर ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेवल भी सेम रहता है, समझा आदर्श। आद, हाँ ठीक है। मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। मशीन डिस्पोजल, अच्छा मशीन डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप, डिस्पोजल का मतलब यहाँ पे एक्चुअली सेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जिस ईयर में सेल करोगे इसको बोलते हैं ईयर ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, ईयर ऑफ सेल। ये कैसा फोन है बाबा, समझ, साइलेंट कैसे होता है ये। ओके, अभी नया नया समझ। ईयर ऑफ सेल, जिस दिन, जिस ईयर में आप मशीन सेल करोगे, मान लो आपने मशीन परचेज किया 2020 में, आपने सेल किया 2024 में। आपने परचेज कब किया, 2020, सेल कब किया, 2024। तो जिस ईयर में सेल किया है उसी ईयर में अपने ओपन करेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, जिस ईयर में सेल किया। नॉर्मली जो मशीनरी अकाउंट होता है वो हर एक साल ओपन करते हैं। जिस दिन अपने परचेज किए वहां से लेकर के जब तक अपने मशीन यूज कर रहे तब तक अपने मशीन अकाउंट नॉर्मली यूज करते हैं। बट ये वाला एंट्री तभी पास करोगे जिस ईयर में आपने सेल किया है। आया बस सामने। तो मान लो मैंने परचेज किया था 2020 में, सेल किया 2024 में, तो 2024 वाला जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, उस ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर में एक नया अकाउंट ओपन करूंगा जिसका नाम क्या रहेगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। इसका फॉर्मेट क्या होगा, यहीं पे बना लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होगा मशीन डिस्पोजल का, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट क्या है तुम लोग को पता है ना। इसका डिस्पोजल का क्या होगा वो बता दे रहा हूं तुम लोग को। ये होगा डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ईयर ऑफ सेल मैं जस्ट लिखा रहा हूं, जिस ईयर में बेचोगे वही आएगा ईयर ऑफ सेल, ठीक है। जब बेचोगे तो पैसा क्या आएगा, बैंक में आएगा। तो क्या लिखोगे, बाई कैश या बाई बैंक, बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट। पैसा जब, पैसा, अरे मशीन बेचोगे तो पैसा तो आएगा, तो जो पैसा आएगा वो लिखोगे बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट। यहां लिख दो सेल ऑफ मशीन, ठीक है। अगर लॉस हुआ
तो बाई साइड में बाई पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, ठीक है, ब्रैकेट में क्या रहेगा, लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या लिखेंगे, बोले ना, टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये ऐड करना, ये ऐड करना, ठीक है, ठीक है, ये ऐड करना, ओके। अब अगर लॉस आता है, लॉस आता है तो लॉस ऐड करके, ज्यादातर केस में हमेशा लॉस आता है, ज्यादातर केस में। तो जब लॉस आएगा ना तो सारा ये वाला अमाउंट ऐड करना, बता रहा हूँ, ये वाला अमाउंट ऐड करना, और जो लॉस वाला अमाउंट ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद फिर यहाँ लिख देना टू मशीनरी, यहाँ लिख देना टू मशीनरी अकाउंट, समझ गया ना, टू मशीनरी अकाउंट। प्रॉफिट वाला सम्स मैं कराऊंगा तो उसका ट्रीटमेंट बता दूंगा, फिलहाल अभी लॉस वाला सम्स करा रहा हूँ। अभी अभी एक एक कॉन्सेप्ट सीखो। जो भी अभी जो सम्स कराऊंगा उसमें लॉस आया, तो लॉस जो जो मशीन बेच करके जो आएगा वो यहाँ लिखोगे, जो लॉस हुआ है वहां लिखोगे, सबको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगा वो यहाँ पुट करोगे, और वही सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, वही सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, और क्या लिखोगे, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, हाँ, कुछ नहीं, टू मशीन अकाउंट, बस सिंपल लॉजिक है। अब एक चीज देखो, मशीन डिस्पोजल में क्या लिखे हो, टू मशीन, देखो ना, मशीन डिस्पोजल में क्या लिखे हो, टू मशीन, आया वो सबने। तो ऐसा वर्ड क्यों यूज किया गया, टू मशीन। देखो, जब आप जब आप मशीन परचेज किए थे, सेव्ड में ना, ठीक, जब आप मशीन परचेज किए थे तो एंट्री क्या था, अरे बोलो ना, एंट्री क्या था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही था ना। अब आप सेम मशीन, ये तो परचेज का एंट्री था, जब आपने मशीन को परचेज किया था। अगर सेम मशीन अगर आप सेल करोगे तो आपका जो एसेट है वो कम हो जाएगा, बोलिए ना, आपका जो एसेट था वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब आपने परचेज किया था तो आपका एसेट बढ़ गया था, जब आपने परचेज किया था तो आपका एसेट बढ़ गया था। जब आपने सेल किया, मशीन के एसेट है ना, और एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो जब भी आप कोई भी एसेट परचेज करते हो तो एसेट बढ़ता है, और एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट से बढ़ेगा, और कम होगा क्रेडिट से, कम होगा क्रेडिट से। तो एक बताओ, जब मैंने परचेज किया था तब तो मैंने डेबिट किया था, बिकॉज मेरा एसेट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। सेम मशीन मैंने बेच दिया तो मेरा एसेट कम होगा, और कम करने के लिए डेबिट से क्या करना पड़ेगा, अरे बोलो ना, डेबिट से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सेम मशीन को क्रेडिट कर दिया, टू मशीन, टू मशीन। और अपने को सम्स में क्या बोला है, कौन सा अकाउंट ओपन करना है, डिस्पोजल। और डिस्पोजल अकाउंट कब ओपन करते हो, जिस ईयर में सेल करते हो। तो टू साइड में कौन बैठा है, मशीन, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ लिखो टू मशीन, यहाँ लिखो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है तुम लोग को कैसे हुआ। देखो मैं मार्क कर रहा हूं, जब मैंने परचेज किया था, परचेज करने से मेरा मेरा हाईलाइटर फोकस करना तुम लोग, जब मैंने परचेज किया था, परचेज करने से मेरा एसेट बढ़ गया था, परचेज करने से मेरा एसेट बढ़ गया था। जब भी एसेट बढ़ता है हम लोग शो करते हैं डेबिट में, तो एंट्री क्या हुआ था, मशीन अकाउंट डेबिट। और भैया कैश चला गया तो कैश भी तो एसेट है, और जब कैश चला गया तो कैश कम हुआ, और जब भी एसेट कम होगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे, तो टू बैंक। सेम मशीन मैंने 2-3 साल के बाद बेच दिया, तो जैसे ही मशीन बेच दिया, मशीन तो कम हुआ, एसेट कम हुआ। जब एसेट कम हुआ, बढ़ेगा डेबिट से, कम होगा क्रेडिट से, तो हमने कर दिया टू मशीन, क्रेडिट करे क्या कर दिया, टू मशीन। और अपने को क्वेश्चन में क्या बोला, कौन सा अकाउंट ओपन करना है, डिस्पोजल अकाउंट। और डिस्पोजल अकाउंट कब ओपन करोगे, जिस ईयर में सेल किए हो। तो जिस ईयर में मैंने सेल किया है उस ईयर के क्रेडिट साइड में मशीन बैठा हुआ है, तो डेबिट में कौन बैठे जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट बैठेगा। लॉजिक समझ में आया इसके पीछे। तो यहाँ पर जाएगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट, बोले क्लियर हुआ तो ओके। तो एक मैं सम्स कराऊं, मशीन डिस्पोजल सम्स कराऊं, तुम लोग पहले फॉर्मेट देख लो अच्छे से, मशीन डिस्पोजल का फॉर्मेट देख लो।
इसका फॉर्मेट देख लो अच्छे से, ये लिख लो, ये लिख लो। और मैंने ये एंट्री ना जस्ट ये समझाया, इसमें इसमें मैंने पूरा एंट्री नहीं पास किया, मैंने जस्ट ये समझाया कि टू मशीन क्यों हुआ, मतलब डिस्पोजल में टू मशीन क्यों हुआ, जस्ट मैंने वो समझाया, फुल एंट्री पास नहीं किया। फुल एंट्री पास करूंगा अभी जब सम्स कराऊंगा। आ जाओ क्वेश्चन मैट, अच्छा ये मैट का क्वेश्चन दूंगा, फिलहाल के लिए मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अभी थोड़ा सा, अभी है गधा, पूरा बुक मिलेगा, पागल ऐसा बात करता। लेकिन अभी हम लोग का मैट जो रहेगा कलरफुल रहेगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो अभी एडिटिंग चलेगा हम लोग, अभी रॉ है ये। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, हाँ क्या, नहीं नहीं पूरा एक बार में देंगे ना। देख 10 तो पीडीएफ भेज दूंगा ना, तो तुम ही लोग कंफ्यूज जाएगा कौन सा मेन पीडीएफ है। तो आज रात तक मेन पीडीएफ चला जाएगा ग्रुप में, अकाउंट्स का मेन बुक, मतलब कलर वलर करके एडिट करके, ठीक है। क्वेश्चन 3 पढ़ो ना तुम लोग, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 पढ़ो। देखो ना अपने को क्या बोला है ओपन करने के लिए, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, यही बोला है ना। ओके, आपको मशीन अकाउंट ओपन करना है 21, 22, 22, 23, 23, 24, 3 साल का मशीन अकाउंट ओपन करना है, और मशीन डिस्पोजल अकाउंट ओपन करना है, ठीक है ना। मिस्टर वैद ऑफ कैलकाटा परचेज द रिक्वायर्ड मशीन, उसने मशीन परचेज किया है, उसने मशीन परचेज किया है 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को। कितने में परचेज किया है? 65,000। ही इंगेज्ड काबुल, उसने काबुल को इंगेज किया टू इरेक्ट द यूनिट्स, यूनिट्स को अलग करने के लिए। और काबुल बोलता भैया 5,000 लेंगे इरेक्ट करने का। तो मशीन का परचेज वैल्यू कितना है? 65, और मशीन को इरेक्ट करने का कितना है? 5,000। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 70,000। याद है ना, इंस्टॉलेशन प्लस फ्रेट प्लस अगर कोई टैक्स पे किए हो नॉन रिफंडेबल, पढ़ाए थे ना स्टार्टिंग क्लास में। तुम लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखना। मे भी तुमको लग सकता है कि सर एक क्लास एक्स्ट्रा लेकर के बहुत बेसिक में चले गए, बट फायदा मिलेगा फ्यूचर में। ऐसा तो नहीं बीकॉम ही करना है, फ्यूचर में बड़ा बड़ा कोर्स करना है ना, तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दूसरे टीचर 4 क्लास में डेप्रेशन खत्म कर दे, मैं 8 क्लास में खत्म करूंगा, बट मैं गारंटी तुम लोग को दूंगा, जिस लेवल का अंडरस्टैंडिंग तुमको मैं प्रोवाइड करूंगा ना, बहुत ही रेयर है कोई बीकॉम में देते। तुम तो यहाँ पढ़ने आए तो तुम्हारे सीनियर ही तो तुमको भेजे होंगे। क्यों भेजे? क्यों भेजे? कुछ तो ठीक लगा होगा तभी तो भेजे, अदरवाइज क्यों भेजेंगे? एक बार उनसे पूछ लेना। मैं सेमेस्टर 5 में जीएसटी पढ़ाया था ना, पूरा सीए इंटर लेवल का जीएसटी पढ़ा दिया था, मेरा नोट्स आप देख के हैरान हो जाओगे। मैं टैक्सेशन पढ़ाया था, मैं बीकॉम में जो टैक्स पढ़ाता हूँ ना, पूरा इंटर लेवल का टैक्स पढ़ाता हूँ। जो सीएससीएमए का इंटर लेवल है ना, उस लेवल का टैक्स पढ़ाता हूँ। एफएम कॉस्टिंग उस लेवल का। तो मेरे कहने मतलब क्या है कि तुम्हारे सीनियर जब यहाँ तुमको रिकमेंड किए हैं तो भरोसा करके रिकमेंड किए। लेकिन हाँ, मेरा थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, मैं नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा लूंगा कंपेयर टू अदर टीचर। और इट डजंट, इसका मतलब कभी भी नहीं है कि दूसरा खराब पढ़ रहा है और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मेरा किसी को बुराई करने का, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो यही बोलता हूँ। और तुम भी कभी जज मत करना किसी टीचर को। मार्केट में जितने टीचर हैं, कोई बंदा अगर पढ़ा रहा है चैनल खोल करके, सेंटर खोल करके, तो कोई अपना इंसल्ट कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा है, उसके पास नॉलेज है तभी वो पढ़ा रहा है। मैं बोलता हूँ, आप अगर अपना ट्यूशन खोलिएगा अपना इंसल्ट करवाने के लिए क्या, कि आपको कुछ नहीं आता, आप बकलोल की तरह बैठे हुए हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो कोई टीचर अगर चैनल खोल करके पढ़ा रहा है, अपना सेंटर पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास नॉलेज है। और हम और आप नहीं होते किसी को जज करने वाले। तो ये गलती, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, बीकॉम का बच्चा लोग टीचर को जज करता है, ये सबसे बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। आप ना सिर्फ बीकॉम तक स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आपको लाइफ टाइम स्टूडेंट रहना पड़ेगा। मेरे को ना बहुत सारा स्टूडेंट पूछता है, सर आप सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ा देते हो? हमने जैसे तुम सारा सब्जेक्ट पढ़ता है, तुम भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, हम भी तो पढ़ता है, स्टिल हम पढ़ता है, हम बहुत पढ़ाई करता है। और स्टिल मेरा अभी पढ़ाई कंप्लीट कहाँ हुआ है, अभी तो मेरे को बहुत कुछ पढ़ना है। तो जब मैं इतना कुछ पढ़ने के बाद मेरे को लगता है मुझे कुछ नहीं आता है, तो तुम थोड़ा बहुत जानने के बाद अपने आप को क्यों इतना दिखा रहे हो मुझे बहुत कुछ आता है? ऑलवेज डाउन टू अर्थ, फील कुछ नहीं आता, मैंने तो भरोसा करो, जज किसी को मत करो, डजेंट मैटर। आ जाओ। तो मशीन का वैल्यू कितना हो गया बोले तो 65,000 उसका कॉस्ट था, 5,000 उसका इरेक्ट करने का वैल्यू था, टोटल कितना हो गया? 70,000। ठीक है ना। तुम लोग को मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ाया था कि जब तक मशीन चल ना जाए, आपने मशीन परचेज किया, उसको फिट किया, फिट करने के बाद आपने ट्रायल किया, याद है, रनिंग कॉस्ट,
रनिंग कॉस्ट के बाद जब मशीन नॉर्मल ऑपरेशन में आ जाता है, नॉर्मल डे टू डे वर्क में आ जाता है, वहीं से मशीन का जो कॉस्ट है अब वो ऐड नहीं होगा। लेकिन अप टू द इंस्टॉलेशन या अप टू द रनिंग कॉस्ट जितना भी खर्चा होगा सब कुछ हम लोग मशीन के कॉस्ट में ऐड करे थे। बेसिक क्लास में एग्जाम्पल भी लिया था इसका, याद है ना, पढ़ाया था। जिसका भी नहीं हुआ भाई डे 1 डे 2 डे 3 प्लीज देख लेना, आप पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे है। अग्री टू वेट अ मंथ फॉर हिज पेमेंट, ठीक है। हम लोग अक्रूवल बेसिस में करते हैं। अक्रूवल बेसिस में पता क्या होता है, अगर खर्चा एग्जिस्ट करता है तो ले लो, इनकम अगर एग्जिस्ट करता है तो ले लो, याद है ना, अक्रूवल बेसिस में यही होता है। द मशीनरी वाज डेप्रिसिएट 10% ऑन फिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 10%। और मेथड क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका मतलब जिस ईयर में आपने परचेज किया है उस ईयर पे जो वर्जिनल कॉस्ट आएगा उसी वर्जिनल कॉस्ट पर ऑलवेज क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द अकाउंटिंग ईयर बीइंग अप्रैल मार्च, ठीक है, अकाउंटिंग बोला अप्रैल में, मतलब फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मार्च है। 1 अप्रैल से चालू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1/10/2023, 1 अक्टूबर 2023, a single unit which cost 10,000 originally was sold for the cash price 7,000। बोल रहा है मशीन का वन ऑफ द यूनिट जिसका कॉस्ट 10,000 था, ठीक है, उसको आपने बेचा है। कब बेचा है, 1 अक्टूबर 2023। 10,000 उसका कॉस्ट था, ठीक है, 10,000 उसका कॉस्ट था, ठीक है। आपने बेचा कितने में है, कितने बेचा है, 7,000 बेचा है। कब बेचा है, 1 अक्टूबर 2023 को बेचा। और अप्रैल से ईयर चालू होता है, तो अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर, कितना महीना हो रहा है, 6 महीना हो रहा है। तो आपने तो अक्टूबर में बेचा ना, तो सितंबर तक तो मशीन यूज किया, तो सितंबर तक जो मशीन यूज किया उसका भी डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट फॉर द, अच्छा सॉरी, ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट, बड़ा पैसा था बाबा इसके पास। ऑन द सेम डेट मशीन कॉस्टिंग 10,000 पेड बाई चेक वाज इंस्टॉल, मतलब उसी दिन नया मशीन परचेज किया। हाँ, नहीं नहीं बता रहा, सुनो। 1/10/2 सिंगल यूनिट विच कॉस्ट टू पे 10,000, ठीक है। मैं अब इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा, टेंशन मत लो। 1/10/2 a single unit which was cost 10,000 originally was sold cash price 7,000, ठीक है। 10,000 कॉस्ट था, बेचा कितना में, 7,000 बेचा है। कब बेचा है, 1/10/2023 में। टेंशन मत लो, मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक चीज देख रहे हो, एक डेट यहाँ पे आ रहा है, एक डेट यहाँ पे आ रहा है ना। तो जब भी टू मेनी डेट्स हो, अकाउंटेंसी में एक रूल है, जब भी टू मेनी डेट्स हो ना तो हमेशा टाइम लाइन डायग्राम को फॉलो करना। टाइम लाइन डायग्राम बोलते हैं इसको, टाइम लाइन डायग्राम। तो जब भी बहुत सारा डेट हो तो एक बना वर्किंग बनाते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैट का क्वेश्चन नंबर 3, लिख लो ना, बुक का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का। सबसे पहले टाइम लाइन डायग्राम बनाओ, इसको तुम लोग वो नोट में दिखाना, वर्किंग नोट 1 में दिखाना। इससे ना बड़ा आसान हो जाता है, सम्स बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। टाइम लाइन डायग्राम किस किस ईयर का निकालना है पहले बता दो ना, 21-22 का। तो आपका ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021, एंड कब होगा, एंड कब होगा, 31 मार्च। और जब एंड होगा उसके बाद चालू होगा 1 अप्रैल 2022, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2022, है ना। और लास्ट में हो जाएगा तुम्हारा ये वाला 1 अप्रैल 2023। 3 साल हो गया ना, ओके। इसने इस डेट को मशीन परचेज किया था, याद है ना, 1 अप्रैल 2021 को मशीन परचेज किया था। तो इस डेट को परचेज किया था, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 70,000, जिसमें 65,000 परचेज कॉस्ट था। अब 5,000 उसका क्या था, इरेक्ट वैल्यू था। तो इस दिन कितना था, 70,000, ठीक है। अब आप बताओ इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ और भी ट्रांजेक्शन है क्या, चेक करो, चेक करो। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक इस पर्टिकुलर ईयर में कोई और ट्रांजेक्शन है क्या, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है ना। इस डेट के बाद देखो ये वाला डेट आ रहा है, इसका मतलब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है।
तो यहाँ पे अपने सॉरी, फिर यहाँ पे अपने क्या करेंगे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बोलिए, यहाँ पे क्या होगा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, है ना। अच्छा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 क्या कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, तो क्या फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, अब देखना इस डेट पर, बीच में, बीच में वन ऑफ द डेट था, मैं या थोड़ा लाइन टर्न कर रहा हूँ, क्या था, 1/10/23, कॉस्ट कितना था बाबू, 10,000, यही ना। सोल्ड कितने में किया है, 7,000, यही ना। ठीक है, और ये लास्ट ईयर कब होगा, 31 मार्च 2024। अब एक चीज देखो ना, ये डायग्राम बनाने से अब तुमको देखना क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये डायग्राम का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है ना, अगर तुम इसको बना लिया तो तुमको बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब तुमको डायग्राम समझ में आ गया कि यहाँ पे परचेज किया था, इस साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन, इस साल में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, कुछ मशीन बेचा है, अच्छा देखना इसी दिन एक नया मशीन ही परचेज किया था, तो मैं लिख दे रहा हूं ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट न्यू मशीन कॉस्ट कितना था, न्यू मशीन कॉस्ट कितना था, 10,000। तो ये डायग्राम से ना तुमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी पता है कुछ नहीं है, आगे चल के ना तुमको पता चला कि 6-7 को डेट दे दिया है, एक ही सम्स में 6-7 डेट दे दिया, तो तुमको ना जब ये डायग्राम तुम बनाना सीख जाएगा तो तुमको क्वेश्चन पूरा बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम देखेगा सॉल्व करेगा। बना लिया ना डायग्राम, ठीक है। अब अपने सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या ओपन करेंगे, मशीन अकाउंट, ठीक है। और आपको बोला है मशीन डिस्पोजल बनाना है, तो मशीन डिस्पोजल क्या इस ईयर में ओपन होगा, बोले ना, क्या मशीन डिस्पोजल इस ईयर में ओपन होगा, नहीं। क्या इस ईयर ओपन होगा, नहीं। जिस ईयर में आपने बेचा है उस ईयर में कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, क्लियर है ना। ओके, तो फिलहाल के लिए मशीन अकाउंट अपने ओपन करते हैं। मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लिखो एक डेट क्या था, मैं डायग्राम देख के ही बना रहा हूँ, 1 अप्रैल 2021, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 मशीन परचेज किया टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे एक ही मशीन था इसलिए मैंने M1 दिखा दिया, यहाँ पे एक ही मशीन था M1, कितना हो जाएगा, 70,000। और इस साल में कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, देखो ना पूरा साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डायग्राम देखो, सॉल्यूशन करो, हाँ बोल, कोई दिक्कत नहीं है, ना ना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2022, क्या लिखोगे, बाई डेप्रिसिएशन, और मशीन 1 पे निकाल रहे हैं इसलिए M1 कर दिए। तो 70,000 का 10% कितना होगा, 7,000 होगा, होगा ना 7,000। फिर आप क्लोजिंग कीजिए, 70,000, 70,000, यहाँ कितना आ जाएगा, 63,000, और सेम डेट रहेगा तो बाई बैलेंस सी डी। क्लियर है यहाँ तक,
टू बैंक अकाउंट, बाकी आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अच्छा, मैं ना बेसिक में सब कवर किया हूँ, क्यों बाई हो रहा है क्यों टू हो रहा है तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने बेसिक में कवर किया है कि टू साइड में क्यों आया और बाई साइड में क्यों आया, ठीक है। अब लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस बीडी। यहाँ मशीन वन है इसलिए बार बार मैं मशीन वन मेंशन कर रहा हूँ। कितना है भाई? 63,000। फिर इस साल भी देखो कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 31 मार्च 2023, यही ना? क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन 7,000 ही आएगा, बिकॉज कौन सा मेथड है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्या बोलता है? फर्स्ट ईयर आपने जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया सेकेंड ईयर भी सेम ही होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 63,000, यहाँ पे हो जाएगा 63,000, यहाँ पे कितना आएगा बताओ ना? हाँ, 56,000 आएगा, वेरी गुड। ये हो जाएगा सेम डेट बाई बैलेंस सीडी 1 अप्रैल 2023। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, बोलिए ना, ये लिखेंगे ना, टू बैलेंस बीडी कितना? 56,000, है ना। अब इस ईयर में देखना दो ट्रांजेक्शन हुआ है, एक ट्रांजेक्शन हुआ है मशीन सेल का और एक ट्रांजेक्शन हुआ मशीन परचेज का, ठीक है कोई बात नहीं, और यही हमारा लास्ट ईयर भी रहेगा अकाउंटिंग का, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक अपने वर्किंग नोट बनाते हैं, सुनो ना, एक अपने वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट टू। अच्छा, इसका वर्किंग नोट टू बनाना तुमको, क्या लिखोगे? हेडिंग क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या मशीन सोल्ड, जो लिखना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला था देखो ध्यान से, क्वेश्चन का जो वर्डिंग है ना उस वर्डिंग पे फोकस करना तुम लोग, क्वेश्चन के बस जस्ट वर्डिंग पे फोकस करना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं मार्क कर रहा हूँ अच्छे से। ऑन 1 अक्टूबर 2023, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023, कितना मंथ हो रहा है? 6 महीना हो रहा है। 30 सितंबर, भाई 1 अक्टूबर को बेच दिया तो कब तक यूज किया? 30 सितंबर तक यूज किया, तो कितना मंथ हो रहा है? 6 महीना। क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 2023, अ सिंगल यूनिट विच कॉस्ट 10,000, 10,000। अब वर्ड देखना, विच कॉस्ट 10,000 वर्जनली, इस वर्ड का बहुत इंपैक्ट है, इस वर्ड का बहुत इंपैक्ट है। क्या इंपैक्ट है? बोला विच कॉस्ट 10,000 वर्जनली, मतलब जब परचेज किए थे, ध्यान सुना क्रिश, जब परचेज किए थे तब उसका कॉस्ट कितना था? 10,000। अगर ये वर्ड नहीं होता तो मान लेते कि इस डेट पर इसका कॉस्ट था 10,000। एक वर्ड देख रहे हो, पूरा क्वेश्चन बदल दिया, एक वर्ड पूरा क्वेश्चन बदल दिया। अगर ये वर्ड ओरिजिनली नहीं होता ना तो अपने पता क्या मान के चलते कि 1 अक्टूबर 2023 को कॉस्ट कितना था? 10,000। समझ गए ना? मतलब ये WDV वैल्यू की बात कर रहा है, बट क्वेश्चन में कौन सा वर्ड आ गया? ओरिजिनली। समझ गया मेरा बात? तो अगर ये बोले कि 1 अक्टूबर 2023 अ सिंगल कॉस्ट विच कॉस्ट 10,000 ओरिजिनली, जब परचेज किए थे तो उसका वैल्यू कितना था? 10,000 जब परचेज किए थे। तो भाई आप परचेज कब किए थे? बोलो ना। जब परचेज किए थे तो वैल्यू 10,000 था, यही बोलना चाहता है। तो एक बार ढूंढो ना कब आपने परचेज किया था। परचेज आपने 1/4/2021 को किया था। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसका मतलब 1/4/2021 को वैल्यू कितना था? 10,000। और सेम मशीन को कब बेचा? 1 अक्टूबर 2023 को। समझ रहा मेरी बात? अगर ये वर्ड नहीं होता ना तब तो काम और आसान हो जाता, बट ये वर्ड दे दिया, इसका मतलब इस वर्ड का मतलब हो गया इस दिन की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो?
तो अब आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो लिखो वर्जिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, लिखो ना, वर्जिनल कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, वर्जिनल कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021 कितना था? 10,000। 10,000। और कितने साल आपने यूज किया? सुनो ना, आपने कितने साल यूज, आपने बेचा है इस डेट को, हेलो हेलो, आपने बेचा है इस डेट को, बेचा है ना, इसका मतलब इस साल भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और इस साल भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो डायरेक्टली मैं 2 साल का डेप्रिसिएशन लिख दे रहा हूं। रीजन क्या है? मेथड क्या है? फिक्स्ड। तो फिक्स मेथड में एक बेनिफिट होता है कि आप 2 3 4 साल 5 साल का डेप्रिसिएशन एक साथ लिख सकते हैं, अगर बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ पे हुआ है, यहाँ तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो 1 साल का ये हो गया, 1 साल का ये हो गया, तो 2 साल हो गया, तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा? 2 साल। तो लिखो डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स। ठीक है, यहाँ डेट भी लिख सकते हो, यहाँ डेट लिख सकते हो फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2023। 2 साल हो गया ना? अरे 1 अप्रैल 2023, अरे 1 अप्रैल 2021 है, 21 है एक, नहीं डायरेक्टली मैं लूंगा ना, पहले प्रोसेस से करते हैं। 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2023, 2 साल हो रहा ना? 2 साल, ठीक है। तो भाई 10,000, 10%, 10% था ना, इनटू क्या होगा? 2, तो कितना हो जाएगा? 2,000। तो कितना आ जाएगा? 8,000। तो ये हो जाएगा WDV, यही ना, WDV ऑन 1 अप्रैल 2023। बोलिए ना, 1 अप्रैल 2023 को मशीन की वैल्यू कितनी है? 8,000। मशीन बेचा कब है? मशीन बेचा कब है? 1 अक्टूबर। इसका मतलब उसने अप्रैल में यूज किया, मई में यूज किया, जून में यूज किया, जुलाई में यूज किया, अगस्त में यूज किया, तो 5 महीना, और सितंबर में यूज किया 6 महीना, और अक्टूबर का तो पहला दिन बेच दिया, तो पहला दिन तो आएगा नहीं। तो 30 सितंबर तक उसने मशीन यूज किया, तो कितना मंथ हो रहा है? 6 महीना। तो लेस लिखो, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो। 8,000 इंटू, सुनो ना, 8,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6/12 कितना आ रहा है? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, रिटन डाउन नहीं है। अच्छा मेथड ही भूल गया मैं। फिक्स है ना, फिक्स इंस्टॉल में, तो फिक्स इंस्टॉल हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट आ जाता है। हाँ सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आएगा? 500 आएगा, सॉरी 500 आया। ये माइनस करो, कितना आ रहा है? 7,500। ये वैल्यू कब है? ये वैल्यू है तुम्हारा WDV ऑन 1 अक्टूबर 2023। तो इस दिन इसकी वैल्यू कितनी थी? 7,500। देखो ना, इस डेट को वैल्यू कितनी थी? 7,500। 7,500 का मशीन कितने में बेचा? 7,000 बेचा, तो लॉस कितना हो गया? 500। हाँ, लेस, लेस मशीन सोल्ड, कितने मशीन सोल्ड किया? 7,000 में कितना आ जाएगा? 500। तो ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑन मशीनरी, मशीन सोल्ड। हाँ बाबा, हाँ लॉस ऑफ मशीन सोल्ड, ब्रैकेट में M1 दिखा देना। M1 का वन ऑफ द यूनिट था, M1 का क्या था? वन ऑफ द यूनिट। ठीक है ना, M1 नहीं दिखाओगे तभी चलेगा, क्योंकि M1 तो पूरा नहीं बेचा ना, तो पूरा M1 मत दिखाना, वन ऑफ द यूनिट दिखाना, ठीक है ना। नहीं, जब वो बाइफिकेशन कब होता है? जिस ईयर में तुम वो यूनिट बेचते हो, उस ईयर में बाइफिकेशन होता है। अब इसका एक वर्किंग नोट 2 बनेगा, जो तुम बात बोल रहा है ना, अब हम लोग इसको वर्किंग नोट 2 में अगला वर्किंग नोट दिखाएंगे। देखो वो चीज कब होता है ना, जब तुम अलग अलग मशीन परचेस करते हो, मतलब सेम ईयर में अगर तुम 2 मशीन परचेस करते हो, तो एक को दिखाएंगे M1, एक को दिखाएंगे M2।
दिखा सकता है, लेकिन वो क्या है ना, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, कि वो तुम्हारा वर्किंग नोट में हेल्प करेगा, बट कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग सेम है। चाहे तुम वर्किंग नोट में टाइम लगाओ चाहे इसमें दिखाओ। जो जो प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है कि ज्यादातर लोग वर्किंग में दिखाते हैं, क्योंकि मार्क्स तुम्हारा किस पर मिलेगा, वर्किंग नोट में भी मार्क्स होता है, तो वर्किंग नोट भी तुम दिखाओगे अच्छे से, उसमें भी तुम्हारा मार्क मिलता है। अब वर्किंग नोट 3 लिखो। डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, ऑन रिमेनिंग मशीन, ये होगा तुम्हारा, जितना अच्छा तुम्हारा वर्किंग नोट होगा मार्क्स तुमको उतना अच्छा मिलेगा। ठीक है ना? तो भाई सुनो, 70,000 का मशीन था, 10,000 का मशीन बिक चुका है, तो कितना बचेगा? बोलो ना, 60,000। 70,000 का मशीन था, 10,000 का मशीन बिक चुका है, तो रिमेनिंग मशीन कितना है? 60,000। और 60,000 का कितना परसेंट करोगे? 10%। कितना आ जाएगा? 6,000। ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन पूरे साल का। समझ गया ना? तो जिसको समझ में नहीं आया सुन लो। 70,000 मशीन का दाम था, याद करो, 70,000 मशीन का दाम था, और इस डेट को 10,000 का बिक चुका है ना? तो मशीन अगर 10,000 बिक चुका है तो बचा कितना? 60। तो 60 का 10% कितना होगा? 6,000। अब वर्किंग नोट 4 दिखाओ। वर्किंग नोट पे कंजूसी नहीं करोगे। डेप्रीशिएशन ऑन न्यू मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन न्यू मशीन, जिसको अपने क्या दिखाएंगे? M2। डेप्रीशिएशन ऑन न्यू मशीन क्या दिखाएंगे? M2। ठीक है, कैसे दिखाओगे? देखो, 10,000 का नया मशीन आपने परचेस किया है, 10% है, कितना मंथ यूज करोगे उस ईयर में? 6 महीना। जिस दिन बेचा उसी दिन नया खरीदा, तो अक्टूबर में खरीदा है तो अक्टूबर यूज करेगा, नवंबर यूज करेगा, दिसंबर यूज करेगा, 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, टोटल कितना महीना यूज करेगा? 6 महीना। कितना आ जाएगा बोलिए ना? 500 ना? 500। ठीक है ना? ओके। तो एक काम करता हूं, मैंने वर्किंग तो पूरा कंप्लीट कर दिया। अब तुम लोग देखो, अभी क्या है ना, ये पहला ऐसा सब मशीन डिस्पोजल का पहला सम्स करा रहा हूँ। तो अभी मैं तुमको वर्किंग बीच में करा दिया, फिर मैं मशीन डिस्पोजल करवा दिया, लेकिन इसके बाद जब मैं तुमको प्रैक्टिस सम्स कराऊंगा, तब पहले क्या रहेगा? देखो, या तो तुम पहले पूरा वर्किंग दिखाओ बाद में सोल्यूशन दिखाओ, या पहले पूरा सोल्यूशन दिखाओ बाद में वर्किंग दिखाओ। बेटर क्या होता है, सोल्यूशन वाला पेज पहले छोड़ देना, पूरा वर्किंग दिखा करके। लोग नॉर्मली वर्किंग कब दिखाते हैं? आफ्टर मेन मेन फॉर्मेट। तो अपने भी वैसे ही करेंगे। बट क्या पहला सम्स था, मेरे को मेन सिखाना था, सेकंड सम्स में उतना टाइम नहीं लगेगा मेरे को। यहीं पे अपने ओपन करते हैं मशीन डिस्पोजल। ओपन करो ना, मशीन डिस्पोजल, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, लिख दो ईयर ऑफ सोल्ड। ईयर ऑफ सोल्ड एग्जाम में मत लिखना, अपने को समझने के लिए। एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम मत लिखना, अपने को समझने के लिए लिखना कि जिस ईयर में मशीन सोल्ड करूंगा उसी ईयर में क्या ओपन होगा? मशीन डिस्पोजल अकाउंट ओपन होगा। अच्छा सुनो ना, मैं फॉर्मेट तो लिखा चुका हूं ना, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आएगा मशीन बेचकर, बाई कैश, कैश या बैंक। अरे लिखो ना बाबा, बैंक के लिखो ना। कितना बेच करके आया? 7,000। बाई डेप्रिसिएशन, यही ना? लॉस भी तो हुआ ना, दिखा रहे लॉस दिखा रहे। बाई डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन था? 500। अरे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएगा ये वाला? सुनो 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 सुनो, ये जो ये जो डेप्रिसिएशन है, जो मशीन, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना तुमको। तो ये मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? 500। तो यहाँ दिखाओ डेप्रिसिएशन 500। लिख लो डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन, लिखो ना, पूरा लिख लो ना, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन, पूरा लिख लो। जो मशीन बेचा वो भी तो दिखाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, समझ रहे हो ना? जो मशीन बिक गया उसका भी तो डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। और बाई लॉस, तो बाई पीएल लिखोगे, बाई पीएल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लॉस ऑन मश लॉस ऑन मशीनरी सोल्ड, लॉस ऑन मशीन सोल्ड। कितने का लॉस हुआ है? 500 का। सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? 8,000। सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? 8,000। तो यहाँ लिखो 8,000।
यहाँ पे क्या दिखाओगे, टू टू मशीन अकाउंट, और कितना दिखा दोगे, 8,000। बता रहा हूँ उस, हाँ। हम्म। आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आओ ना, कोई दिक्कत। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। और डेट सब पता किस दिन का रहेगा, जिस दिन मशीन बिका है, तो डेट तुम लोग डाल देना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डेट किस दिन का होगा, डेट किस दिन का होगा, डेट होगा 1/10/2023। इसी डेट को सारा, इसी डेट का एंट्री आएगा, और ये भी सेम डेट का एंट्री आएगा, यहाँ भी डेट मैं डाल दे रहा हूँ, 1/10/2023। हाँ बोलना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिखना चाहिए उस डेट को ये एंट्री हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना 8,000। अच्छा सुनो ना, तुम लोग मशीन डिस्पोजल में लिखे हो टू मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट में क्या होगा, बाई मशीन डिस्पोजल, अमाउंट कितना होगा, 8,000। तो लिख लो यहाँ पे। अच्छा ये लिख लिया ना, ये लिख लिया तो ठीक है। अब यहाँ पे लिखो 1 अक्टूबर, कितना था, 1 अक्टूबर 2023, है ना। क्या लिखोगे, बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट, अमाउंट कितना है, 8,000। क्लियर हुआ ना चीज। ओके, अब ईयर एंड होगा। अच्छा सेम डेट को खरीदा था ना, हाँ सेम डेट को, 1/10/2023 को। टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, M2। नया मशीन आया तो क्या लिखेंगे, M2। कितना लिखेंगे, 10,000। समझ रहे हो ना मेरा बात, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे 31 मार्च 2024। जो नया मशीन परचेज किए हो तो डेबिट साइड में दिखाओगे, बिकॉज मशीन एक एसेट है, एसेट ऑलवेज डेबिट साइड में दिखाओगे नया वाला। बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, अब डेप्रीशिएशन अकाउंट निकालोगे, सबसे पहले दिखाओगे M1। M1 पे डेप्रीशिएशन आया हुआ है, M1 पे डेप्रीशिएशन कितना आया हुआ है, 6,000। यहाँ 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 दिखा दो वर्किंग नोट, कितना 3 था ना, 6, तो यहाँ 6,000 दिखा देना। और M2 पे कितना डेप्रीशिएशन आया है, वर्किंग नोट 4 दिखा देना, 500। हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट में भी वर्किंग नोट बनाए थे अपने ना, नहीं मशीन डिस्पोजल वर्किंग नोट थोड़ी बना था, सॉरी। तो सारा आपने रेफरेंस डाल दिए, तो बाई डेप्रिसिएशन है। एक बार ऐड करो सब, देख लो, ये M1 का रिमेनिंग डेप्रिसिएशन है, ये न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन है, जिसके लिए अपने वर्किंग नोट 3 और 4 का रेफरेंस डाल दिए, समझ के। सबको ऐड करो ना एक बार, सबको ऐड करो ना एक बार। डेबिट अगर मैं ऐड करता हूँ कितना, 56 आ रहा है डेबिट, 66, सॉरी 66 आ रहा है, और यहाँ भी कितना आएगा, 66 आएगा। और सारा क्रेडिट माइनस करो, कितना आ रहा है क्रेडिट माइनस कर, 51,500, 51,500। क्या लिखेंगे, सेम डेट को बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। टेंशन ना लो, दो क्लास और लूंगा, 2 क्लास तुम लोग का और लूंगा अच्छे से। मशीन डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन वही आएगा जिस मशीन को आपने सोल्ड किया है। मैं वही अगला नोट वही लिखवाने वाला। हाँ न्यू, देखो न्यू मशीन, मैं अभी वर्किंग लिखवा दे रहा हूँ, ये लिख लिया तुम लोग। अब कुछ नोट लिखते हैं अपने लोग, कुछ नोट लिखते हैं, लिखो तो नोट। अभिजीत हो गया तुम्हारा ये वाला चीज, अभिजीत हो गया ना, ठीक है। तुम लोग लिख लिया पीछे में, सब लोग, बाबू आपने लिख लिया, ठीक है। लाइव स्टूडेंट लिख लिया ना, लाइव वाले, लाइव, ठीक है। आप लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स, लिखो ना इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग
इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग डिस्पोजल अकाउंट। नंबर वन नोट्स लिखो इसका, नंबर वन। तीन चार नोट है, इस एक जगह लिख लो। डिस्पोजल अकाउंट ओपेंड, अच्छा विल बी ओपन, disposal account will be open in the year of machinery sold, in the year of machinery sold। पहला, डिस्पोजल अकाउंट विल बी ओपन इन द ईयर ऑफ मशीनरी सोल्ड, ये पहला नोट हो गया। तीसरा नोट, डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, depreciation on machinery sold in the year of sale। depreciation on machinery sold, किसका depreciation? in the year of sale, जिस ईयर में सेल हुआ है उस ईयर का depreciation, जिस ईयर में सेल हुआ है उस ईयर का depreciation will be shown, हाँ, will be shown in the machinery disposal account। मैं हिंदी में यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसका लैंग्वेज परफेक्ट बंगाली है वो बंगाली लिखेगा अपना भाषा में। नहीं आता तो क्या मजाक उड़ाएगा? तू बोल ना, हम समझ जाएगा। लिखो ना, जिस ईयर में, लिखो तो, ये हिंदी लिखे बहुत दिन हो गया। जिस ईयर में, सही लिखा ना हिंदी मैंने? नहीं, पहले स्टूडेंट लाइफ में अपने हिंदी लिखते थे, अब लिखना भूल गए। जिस ईयर में मशीन सोल्ड हुआ है, ऐसे लिखा था क्या? हुआ या ऐसे? अच्छा ठीक है, या होगा ऐसे। अच्छा सोल्ड हुआ है, अरे यार मजाक बन जाएगा मेरा, गलत लिखा है। जो पहले वाला सही था ना, ये ठीक तो लिखा है मैंने, मजाक उड़ा रहा। जिस ईयर में मशीन सोल्ड हुआ है उस ईयर का डेप्रिसिएशन, उस, लिखो ना, उस ईयर का डेप्रिसिएशन, उस ईयर का डेप्रिसिएशन शो करेंगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। समझ गए ना? जिस ईयर में मशीन सोल्ड हुआ है उस ईयर का, सारे ईयर का नहीं, जिस ईयर में सोल्ड हुआ है उस ईयर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग ना इसको गलत इंटरप्रेट कर, लोगों को पता क्या लगेगा कि जो मशीन सोल्ड हुआ है ना उसका पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन दिखा दो। नहीं बाबा, जिस ईयर में सोल्ड हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो दिखाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। समझ गया ना? तीसरा लिखो, जिस ईयर ये सही था, जिस ईयर मशीन सोल्ड हुआ है उस ईयर का डेप्रिसिएशन शो करेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट पे। लिखो, इन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, इन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन मशीन प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन मशीन विल ऑल्सो, प्रॉफिट और लॉस ऑफ मशीन सोल्ड, प्रॉफिट और लॉस ऑफ मशीन सोल्ड will also shown will also shown in the
in the machine disposal account, इन मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा अच्छा, ये तो लिख ही दिया था, कॉमा कर देना, यहाँ कॉमा कर देना, ये तो ऑलरेडी मैं लिख ही दिया था, बात दोबारा लिख दिया। प्रॉफिट और लॉस ऑन मशीन सोल्ड विल आल्सो सोन इन द मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मतलब ये दो बार हो गया, ये दो बार मैंने लिख दिया, एक ही बार लिखना था, मैंने दो बार लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तुम लोग समझ गया ना इंटेंशन, कि जो मशीन सोल्ड हुआ है उसका प्रॉफिट और लॉस कहाँ शो करेंगे, मशीन डिस्पोजल में। एक और लिखो, एक और नोट लिखो। मशीन डिस्पोजल अकाउंट machine disposal account just only belong to just only belong to those machine, ये जनरल बात है फिर भी लिखवाते रहो। मशीन डिस्पोजल अकाउंट जस्ट ओनली बिलोंग टू दोज मशीन विच वाज सोल्ड और विल बी सोल्ड, विल बी सोल्ड, विच वाज सोल्ड और विल बी सोल्ड। मतलब क्या है, मान लो मेरे पास चार मशीन है, उसमें से मैंने एक मशीन बेचा, तो जो मशीन डिस्पोजल है ना, वो सेल वाले मशीन से बिलोंग करेगा, बाकी तीन मशीन से बिलोंग नहीं करेगा। मतलब वो जो तीन मशीन मैंने नहीं बेचा ना, वो तीन मशीन का कोई भी एंट्री मशीन डिस्पोजल में नहीं आएगा। समझ गया ना? तो मशीन डिस्पोजल किस अकाउंट से बिलोंग करता है, जो मशीन आपने बेचा है उसी मशीन से बिलोंग करेगा, और उसी का सारा एंट्री मशीन डिस्पोजल में आएगा। जो मशीन नहीं बिका है उसका कोई भी एग्जिस्टेंस, उसका कोई भी एंट्री मशीन डिस्पोजल में नहीं आएगा। चार नंबर समझ में आया? मशीन बोल, कुछ पूछना है? हाँ, कौन सा, ये वाला? ये पीएल की तरह होता है, पीएल की तरह होता है, जस्ट लाइक पीएल अकाउंट। क्योंकि लॉस हम लोग कहाँ दिखाते हैं, पीएल में दिखाते हैं। जस्ट लाइक मतलब ये तुम इसको ना तुम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, नहीं, मशीन जो नेचर पूछ रहा है ना, इसका नेचर पीएल की तरह होता है। समझ गया ना यहाँ पे? एक एंट्री और लिखो, बस लास्ट है। मशीन डिस्पोजल अकाउंट मशीन डिस्पोजल अकाउंट सोन फॉर शेयर होल्डर, देखो ना, शेयर होल्डर, मशीन डिस्पोजल अकाउंट शोन फॉर शेयर होल्डर और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। पता है ये बात कहाँ लिखा गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि मशीन डिस्पोजल आप किसके लिए बनाते हो, शेयर होल्डर या मेंबर के लिए, जिससे शेयर होल्डर को ये पता चले कि कौन सा मशीन बिका है। आया बस सामने? तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट सोन फॉर शेयर होल्डर या मेंबर ऑफ द कंपनी फॉर द फॉर द फॉर द फॉर द गुड गवर्नेंस, देखो ना, फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो फुलफिलमेंट ऑफ कंप्लायंस, fulfillment of the compliance of accounting standard, accounting
तो मशीन डिस्पोजल से रिलेटेड मैंने सब डाल दिया यहाँ पे कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट शेयर होल्डर के बनाते हैं, जिससे शेयर होल्डर को ये पता चले कि भैया मेरा कौन सा मशीन बिका और कौन सा मशीन अकाउंट में पड़ा हुआ है। और इससे क्या प्रमोट होता है कंपनी के अंदर? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब जो भी हमारा ऑपरेशन हो रहा है बहुत गुड फेथ में हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, ऑनेस्टी के साथ हो रहा है, लॉयल्टी के साथ हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस। एंड एट द सेम टाइम आपने जो कंप्लायंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जो कानून है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो कानून, आपने उसको भी फुलफिल कर दिया। दैट इज वाई हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीन डिस्पोजल अकाउंट शो करते हैं। और एक चीज में अगर मैं थोड़ा रियलिटी में बात करूं ना, शेयर होल्डर को उतना देखता भी नहीं है। शेयर होल्डर को बस बैलेंस शीट से मतलब है ना? जो शेयर होल्डर ना बैलेंस शीट बस देखता है। और जब बैलेंस शीट आती है ना, उसमें बेसिकली पिछले साल का डेटा और करंट ईयर डेटा रहता है। बस शेयर होल्डर वही मैच करता है, पिछले साल कितना प्रॉफिट है और इस साल कितना प्रॉफिट है। अगर कम हो गया तब तो क्वेश्चन करेगा, ज्यादा हो गया बोला ठीक है, अपने को डिविडेंड से मतलब है या शेयर का प्राइस बढ़ने से मतलब है। ठीक है ना? आगे चल के ना जब तुम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेगा, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तुम लोग को इशू ऑफ शेयर चैप्टर जो है तुम लोग का 11-12 पढ़ा होगा, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो उसमें ना राइट इशू, बोनस इशू, प्लस तुम्हारा क्या बोलते हैं, डेबेंचर कैसे इशू किया जाता है, डेबेंचर का रिडम्पशन कैसे होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी फाइनल अकाउंट एज पर शेड्यूल 3, जो सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है शेड्यूल 3, वो शेड्यूल 3 आपको पढ़ाया जाएगा न्यू बैलेंस शीट के हिसाब से। अभी तक आपने जो बैलेंस शीट सीखा होगा वो ये वाला सीखा होगा, एक तरफ लायबिलिटी एक तरफ एसेट, यही सीखा होगा ना? इसको बोलते हैं टी फॉर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग ना जब फॉर्मेट सिखाऊंगा, जब कॉर्पोरेट, अभी नहीं, ये कब का बात है, तुम सेमेस्टर 5, मतलब तुम लोग 1 में है और मैं इतना बेवकूफ इंसान हूँ कि मैं 5 का बात कर रहा हूँ। बट मेरा मन क्या तुम लोगों को बता दे कि सेमेस्टर 5 में तुम लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मिलेगा पढ़ने को, और उसमें जब बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा ना, उसमें कम से कम 5 पेज का फॉर्मेट रहेगा। एक पेज में लायबिलिटी, एक पेज में एसेट और 3 पेज में नोट्स टू अकाउंट। बट एग्जाम में जब बनाओगे ना तुम, ऑलमोस्ट 3.5 या 3.5 पेज में हो जाएगा, क्योंकि सारा पार्ट तो आता नहीं है। तो अभी जो पुराना जो सिलेबस था सीबीसीएस, उसमें भी सेमेस्टर 5 में है, और जो नया सिलेबस तुम लोग का सीसीएफ है, पुराना सिलेबस क्या था, सीबीसीएस था, और नया सिलेबस जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो क्या है, सीसीएफ है। दोनों दोनों सिलेबस सेमेस्टर 5 में ही था। हाँ, क्यूमुलेटिव ऐसे करके कुछ है, समझा ना? तो वो उसमें भी है। प्रॉब्लम क्या आता है बच्चा को ना, कि फॉर्मेट याद नहीं होता। बट मैं ना इन लोगों को, पुराने स्टूडेंट को समझाया था, मतलब पूरा कहानी, सीए बिजनेस कर रहे हैं या चांद पे फरारी उड़ा रहे, ऐसे करके ना मैंने पूरा बना करके, निमोनिक्स होता ना, निमोनिक्स वैसे करा दिया था, कोई इशू नहीं था। ठीक है? तुम लोग को नेक्स्ट जो मैं सम्स कराऊंगा कल वाला, ठीक है ना? अभी देख, कल बहुत फीवर था, आज तो तबीयत ठीक लग रहा है, थोड़ा 1-2 दिन में तबीयत मेरा बहुत ठीक हो जाएगा, क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ेगा। कल जो सम्स कराऊंगा वो रेट्रोस्पेक्टिव सम्स कराऊंगा, चेंज ऑफ मेथड, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम्स है, एग्जाम में आता ही आता है, तुम लोग मिस मत करना वाला क्लास, क्योंकि वीडियो में भी तुमको तकलीफ हो जाए, सामने वाला आजा क्लास कर लेना, ठीक है ना? मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में।